हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में जो हमारा डिस्कशन है वो रहेगा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और इसके दो एस्पेक्टों पर मैं ज़्यादा डिस्कशन दूंगा। एक मेरा जो डिस्कशन का टॉपिक रहेगा वो रहेगा कैसे हम एक्सपेरिमेंटल कैसे विजुलाइज करते हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का विजुलाइजेशन कैसे किया जाए, और दूसरा एस्पेक्ट रहेगा कि इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पे तो कॉम्पिटिटिव दुनिया में लगातार क्वेश्चंस आते ही हैं, और विजुलाइजेशन आपको बताएगा कि ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कैसे हम प्रैक्टिकली महसूस कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो बेसिकली एक वर्ड्स इसमें हम जो लेके चलते हैं वो लेके चलते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अंदर कैनोनिकल कॉन्जुगेट पैरामीटर्स। तो कैनोनिकल कॉन्जुगेट पैरामीटर्स में जैसा कि मैं बता भी रहा था पिछले लेक्चर में, वो कैनोनिकल कॉन्जुगेट पैरामीटर्स में ऐसा होता है कि अगर हमारा एक क्वांटिटी का हम मेजरमेंट लेते हैं और अगर वो क्वांटिटी पर्टिकुलर क्वांटिटी किसी पर्टिकुलर फिजिकल पैरामीटर पर डिपेंड करती है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो दूसरी क्वांटिटी है वो भी उन्हीं पैरामीटरों पर निर्भर करती है। लेकिन अगर एक को सर्टेन करने का प्रयास करते हैं उन फिजिकल पैरामीटर से, तो उसी समय पर दूसरा अनसर्टेन होने लगता है। तो ये मैं डिस्कशन दे रहा हूँ। और एक चीज जो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा वो ये भी कि जो हमारे पास रिलेशंस है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, जो तीन फॉर्म है, उन्हें आपस में कैसे हम कोरिलेट कर सकते हैं। तो दोनों एस्पेक्टों पे मैं डिस्कशन जारी कर रहा हूँ। और एक चीज जो मैं यहाँ पे सबसे पहले लेक्चर की शुरुआत में बताना चाहूँगा वो यह है कि हमारे जो लॉ है, जो हमारा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, वो कहता है डेल एक्स और डेल पी एक्स का प्रोडक्ट h/4π के या तो इक्वल होगा या ग्रेटर होगा। मिनिमम से मिनिमम वैल्यू जो होगी वो इसकी h/4π होगी। और डेल एक्स यहाँ पे क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और ये डेल पी एक्स अनसर्टेनिटी इनटू द मेजरमेंट ऑफ द मोमेंटम। उसके साथ साथ इसकी जो अलग अलग फॉर्म है, ये एक्स के कोऑर्डिनेट के लिए है, वाई और जेड के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और दो फॉर्म जो हमारी इसकी और हैं वो हैं डेल एल और डेल थीटा। ये फॉर्म है इसकी h/4π। यहाँ पे ये है अनसर्टेनिटी इनटू द मेजरमेंट ऑफ द एंगुलर मोमेंटम, और यहाँ पे ये है अनसर्टेनिटी इनटू द मेजरमेंट ऑफ द एंगल। साथ साथ इसकी तीसरी फॉर्म जो है वो है हमारी डेल ई और डेल टी ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π। तो ये हमारी तीन फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये यहाँ पे अनसर्टेनिटी इनटू द मेजरमेंट ऑफ द एनर्जी और ये अनसर्टेनिटी इनटू द मेजरमेंट ऑफ टाइम, इनका जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू भी h/4π की या तो इक्वल होगी या बड़ी होगी। तो हम इन क्वांटिटियों को आपस में कैसे कोरिलेट करें, एक तो हमारी ये बात है। और दूसरा यह है कि इस डेल्टा एक्स को अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं क्वांटम मैकेनिकली, तो बेसिकली डेल्टा एक्स यहाँ पे जो होता है वो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। अगर हम इसको बताएं कि इसकी जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो क्या है तो उसको समझें। इसका जो मतलब होगा, इसका भी हम सबसे पहले इसका स्क्वायर लें। तो स्क्वायर जो हमारा होगा वो होगा एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन एक्स और इसका स्क्वायर। अगर इस अनसर्टेनिटी का मतलब समझना चाहते हो डेल्टा एक्स का, तो ये है इस डेल्टा एक्स का मतलब। और यहां से हम इस डेल्टा एक्स को अगर डिफाइन करना चाहें तो डेल्टा एक्स हमारा जो आएगा इसका हम क्या कर दें, पावर हाफ कर दें इसकी, माइनस एक्सपेक्टेशन एक्स इसका स्क्वायर और इसकी पावर हाफ। सिमिलरली हमारा अगर डेल पी एक्स हम डिफाइन करना चाहते हैं तो डेल पी एक्स जो होता है इसका मतलब होता है यहाँ एक्सपेक्टेशन पी एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन पी एक्स और इसका पूरा स्क्वायर और इसकी पावर हाफ। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी हमें पता होनी चाहिए कि इस अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है। पोजीशन का, अगर हम पोजीशन में अनसर्टेनिटी पता करने का प्रयास करें तो क्या करें, उसके लिए हमें कैसे हम पता कर पाएंगे कि हम उस पोजीशन की अनसर्टेनिटी को जब पता कर पाएंगे जब हमें उसके करस्पॉन्डिंग उस फिजिकल पैरामीटर का एक्सपेक्टेशन का स्क्वायर हमें पता हो। और ये क्या है, इसका मतलब क्या है कि उस फिजिकल पैरामीटर का एक्सपेक्टेशन या तो फिजिकल क्वांटिटी का, जो फिजिकल क्वांटिटी है उसके स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन है ये। और ये जो हमारा है वो है फिजिकल पैरामीटर्स, पहले हम उसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू लें और उसका स्क्वायर करें, ये आपस में इक्वल नहीं होते। इसकी वजह से जो वैल्यू होती है उसमें अनसर्टेनिटी आती है पोजीशन में। ये महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, इसको समझें। इसी तरीका से इसके अंदर होती है। तो ये बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन इसको हम बोल रहे होते हैं मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन में, ये स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो ये यहाँ पे इनका फिजिकल मतलब है कि हम इन्हें किस तरीका से लें।
मुझे नहीं पता कि आप थोड़ा बहुत क्वांटम के बारे में वाकिफ हैं या नहीं है। एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल के तौर पर उठा लेता हूँ। मुझे उम्मीद है कि थोड़ा सा आपने ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ा भी होगा कि अगर हम पार्टिकल इन ए बॉक्स के बारे में बात करें और पार्टिकल इन ए बॉक्स का एक्सपेक्टेशन एक्स हम लेते हैं जब पार्टिकल 0 से लेकर एल के बीच होता है, तो उसका जब पोजीशन का एक्सपेक्टेशन हम लेकर चलते हैं तो वो पोजीशन का एक्सपेक्टेशन पार्टिकल इन ए बॉक्स का हमारा होता है L/2। हालांकि इसका डेरिवेशन मैं आगे कराऊंगा लेक्चर में, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट यूज कर रहा हूँ। तो अगर हम पार्टिकल इन ए बॉक्स में कोई पार्टिकल है और x बराबर 0 से लेकर एल के बीच है, तो उसकी जो पोजीशन का औसत होता है उसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 + L/2। एवरेज कैसे लेंगे? x बराबर 0 पे हो सकता है, x बराबर l पे हो सकता है, तो एवरेज तौर पे उसकी पोजीशन निकालेंगे तो 0 + L/2 होगी। तो एक्सपेक्टेशन x की वैल्यू हो जाती है वहां पे L/2। और एक्सपेक्टेशन x² जो होता है इसका, इस समय केवल रिजल्ट से ही काम चला लें, इसकी वैल्यू होती है L²/3 - L² / 2n² π²। ये वैल्यू होती है। इन दोनों रिजल्टों को वैसे भी रिमेंबर रखें, दोनों इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं और ये बेसिकली पार्टिकल इन ए बॉक्स के ऊपर होल्ड करते हैं। पार्टिकल इन ए बॉक्स प्रॉब्लम है ना, इनके डेरिवेशन में दूंगा आगे जब पार्टिकल इन ए बॉक्स का लेक्चर पढ़ाऊंगा, वहां पर डिस्कस करूंगा इन रिजल्टों को कि ये कैसे ड्राइव होते हैं। लेकिन यहाँ केवल रिजल्ट केवल सिंपल यूज में कर रहा हूँ और एक्सपेक्टेशन पे मैं लेक्चर दूंगा आगे। पहले भी मैंने कुछ वीडियो अपलोड की हैं तो वहां से भी आप पढ़ सकते हैं, ये मैंने कई बार डिस्कस भी किए हैं अपनी पहली वीडियो में भी। तो यहाँ पे अगर हम n की बात करें तो n यहाँ पे है क्वांटम नंबर। n क्या कहलाता है? क्वांटम नंबर। अब अगर हमें यहाँ से अनसर्टेनिटी पता करनी है कि भाई अनसर्टेनिटी पता चले पोजीशन में पार्टिकल की क्या है, तो हम क्या करें? इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। यहाँ से क्या करें? x² का जो एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे, ये तो यहाँ से ले लें वैल्यू दिस वन, और यहाँ एक्सपेक्टेशन x की वैल्यू यहाँ पे ये वाली यूज करके इसका स्क्वायर कर दें। इसका स्क्वायर क्यों क्या करना होगा? तो यहाँ पे जो हमारी अनसर्टेनिटी होगी पोजीशन में ΔX, वो निकाले कितनी होगी। तो कैसे हम कैलकुलेट कर पाएंगे कि पहले इसका स्क्वायर कर दें, अनसर्टेनिटी पोजीशन के अंदर उसका स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला यूज करें? दिस वन। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दें यहाँ से, तो ये वैल्यू हमारी होगी L² / 3 - L² / 2n² π² -L²/4। देखें जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हमें? L²/4, क्योंकि पार्टिकल इन बॉक्स में पार्टिकल के जो बॉक्स है उसकी लेंथ ले रखी है अपने L। तो ये वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? ये वैल्यू हमारे पास आएगी L² / 12, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, -L² / 2n² π²। दिस इज द वैल्यू। और अगर हम ये हमारे पास में जो अनसर्टेनिटी पोजीशन है उसका स्क्वायर है, अगर हम इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इसकी स्क्वायर रूट हमें लेना होगा। तो इसका स्क्वायर रूट ले लें यहाँ पे ΔX के लिए, और ΔX में यहाँ पे वैल्यू क्या कर देंगे हम? पावर हाफ। तो इसे ब्रैकेट में क्लोज कर दें। अब क्वेश्चंस कंपटीशंस की दुनिया में देखो दोनों तीनों क्वेश्चंस ये दोनों तीनों ही इंपॉर्टेंट है। आता तो देखो ये क्वेश्चन भी है कि एक्सपेक्टेशन x पार्टिकल इन बॉक्स में कितना होता है, तो L/2 मार्क करें। अगर एक्सपेक्टेशन x² पूछता है तो L²/3 - L² / 2n² π² यूज करें। और अनसर्टेनिटी पोजीशन के मेजरमेंट की बात करता है, पोजीशन में अनसर्टेनिटी क्या होगी, तो ये आंसर मार्क करें। अब हमें करना क्या है कि हम इसे करना क्यों चाहते हैं? करना ये चाहते हैं, इसलिए करना चाहते हैं कि हम पार्टिकल इन बॉक्स में चाहते हैं कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का वेरिफिकेशन हो। हम हर उस रिजल्ट को पे जाना चाहते हैं जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को वेरीफाई करता हो, मैथमेटिकल या एक्सपेरिमेंटल। तो एक्सपेरिमेंटल का तो विजुअलाइजेशन में अभी थोड़ी देर में कराऊंगा। एक मैथमेटिकल मैंने कंसेप्ट यूज कर लिया है, पहले मैं उस पर डिस्कशन दे रहा हूं, फिर मैथमेटिक्स के बाद आपके पास एक्सपेरिमेंट पर लेके जाऊंगा और वहां बताऊंगा कि कैसे एक्सपेरिमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं इस हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को। तो मुझे उम्मीद है कि ये दोनों रिजल्ट्स आप केवल यूज करेंगे। हालांकि मेरी पूर्व वीडियो में इनके डेरिवेशंस हैं, अगर आप देखना चाहें वहां से देख लें, नहीं तो आगे तो मैं डिस्कशन इन पर दूंगा डिटेल में। अब मैं दूसरी चीज यहाँ पे पूछना चाहूंगा कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का हमें वेरिफिकेशन करना है कि ये रिजल्ट हमारा सही है। तो ये तो हमने ΔX निकाल लिया। अब हमें दूसरी चीज क्या चाहिए? ΔPx, अनसर्टेनिटी इनटू द मेजरमेंट ऑफ द मोमेंटम। जब भी तो प्रोडक्ट दोनों का करेंगे। तो ΔPx निकालने के लिए क्या करें बच्चों?
कोई क्लास में भी में बताएगा क्या करना होगा हमें डेल पी एक्स निकालने के लिए? अनसर्टेनिटी मोमेंटम में कैसे मेजर करें? प्रॉब्लम मैंने ले रखी है जो यहाँ डिस्कशन कर रहा हूँ, ये भी मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ। ये मेरा डिस्कशन चल रहा है पार्टिकल इन ए बॉक्स के लिए। ये हम ग्रेजुएशन लेवल पर प्रॉब्लम पढ़ते भी हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम भी है। और पार्टिकल इन ए बॉक्स पे मैं कुछ बड़े लेक्चर दूंगा आगे और काफ़ी डिटेल में डिस्कशन दूंगा, लेकिन कुछ रिजल्ट्स मैंने यहाँ पे यूज कर लिए हैं क्योंकि एक समय पे इस समय हमें अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को वेरिफिकेशन करने के लिए एक एग्जाम्पल चाहिए। मैं पूछना चाहूंगा कि पार्टिकल इन बॉक्स में एनर्जी का एक्सप्रेशन कौन कौन बच्चे जानते हैं? एनर्जी कितनी होती है पार्टिकल इन बॉक्स की एनर्जी? यस, एग्जैक्टली, ये हमारे पास एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है। एनर्जी जो होती है पार्टिकल इन बॉक्स में वो होती है एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर। और एनर्जी हम साथ साथ ये भी जानते हैं कि पार्टिकल इन बॉक्स के अंदर पार्टिकल का जो मोमेंटम होता है वो हमारा एवरेज मोमेंटम उसका जीरो होता है। एवरेज मोमेंटम जीरो क्यों होता है कि अगर हम डायग्राम पर जाके देखने का प्रयास करें तो ऐसे हम लेके चल सकते हैं कि पार्टिकल बॉक्स के अंदर है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इसकी जीरो है, इधर भी जो है वो इन्फिनिटी है और इधर भी इन्फिनिटी है। तो क्योंकि पोटेंशियल यहाँ पे जीरो है इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। और एनर्जी किसके इक्वल होती है बच्चों? एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो जब पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी तो टोटल एनर्जी किस फॉर्म में होगी? केवल काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में होगी। तो इसको हम एनर्जी को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर अपॉन 2m। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ एनर्जी। तो यहां से पी स्क्वायर निकाल लें। क्या करें? 2m से 2m को क्या कर दें? कैंसिल आउट कर दें। तो पी स्क्वायर बच्चों यहां से कितना निकल जाएगा? एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एल स्क्वायर। और एक्सपेक्टेशन पी स्क्वायर में है कोई भी पैरामीटर ऐसा नहीं है जो पोजीशन के हिसाब से चेंज हो। क्यों? लेंथ है वो बॉक्स की फिक्स है, एन पर्टिकुलर ऑर्बिट के लिए वो फिक्स है, nth जो स्टेट है। तो अगर हम यहाँ पी स्क्वायर को और एक्सपेक्टेशन पी स्क्वायर को लेंगे तो ये दोनों आपस में क्या होंगे बच्चों? इक्वल होंगे, क्योंकि यहाँ कोई भी क्वांटिटी इसमें ऐसी नहीं है जो वेरिएबल हो। गिवन एन के लिए ये कैसी वो होगी वैल्यू इसकी? ये फिक्स होगी। तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा एक्सपेक्टेशन पी स्क्वायर का। पी स्क्वायर की वैल्यू और एक्सपेक्टेशन पी स्क्वायर की सेम होगी क्योंकि यहां कोई फिजिकल पैरामीटर ऐसा नहीं है जो बदल रहा हो। तो एक्सपेक्टेशन पी स्क्वायर और पी स्क्वायर बोथ विल बी सेम। और एक्सपेक्टेशन पी अगर हमसे पूछा जाए कि एक्सपेक्टेशन पी की वैल्यू क्या होगी तो कोई बताएगा क्लास में क्या आंसर होगा? एक्सपेक्टेशन पी आंसर विल बी जीरो। कोई बताएगा क्लास में क्यों? हाँ जी, देखें मैं यहां से थोड़ा आइडिया देता हूं आपको। यहीं से पी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास दिस वन है, तो पी की वैल्यू हमें यहां से पता चलेगी। मोमेंटम कितनी कितनी वैल्यू आएगी बच्चों? इस रिजल्ट को देखें फिर से। पी आएगा हमारा एन पाई एच कट अपॉन एल प्लस माइनस। दो वैल्यू आएंगी, एक प्लस आएगी और एक माइनस। तो प्लस वैल्यू है तो उसको पी प्लस ले लें, उसको लिखे एन पाई एच कट अपॉन एल। दिस इज द वैल्यू ऑफ पी प्लस, पॉजिटिव मोमेंटम। वो कब होगा? जब पार्टिकल इधर से इधर की तरफ चलेगा, इस बॉल से टकराएगा, फिर वापस होगा। उस समय पे मोमेंटम कैसा हो जाएगा? पी माइनस, नेगेटिव मोमेंटम। अब पार्टिकल के इधर से इधर चलने की संभावना और इधर से इधर चलने की संभावना वो सेम है। तो मोमेंटम को इधर पॉजिटिव रखता है जब पार्टिकल इधर से इधर चलेगा, और टकराने के बाद में लेफ्ट में नेगेटिव डायरेक्शन में चलता है। तो एवरेज कैसा आएगा? जीरो। तो यहां से पी एवरेज जब हम निकालेंगे तो पी एवरेज की जो वैल्यू है, जो हमारा पी एक्सपेक्टेशन पी होगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी पी प्लस प्लस पी माइनस बटे 2। देखें वैल्यू जीरो नहीं हुई।
ये 0 आ गया। और एक्सपेक्टेशन एवरेज होता है। एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या होता है? औसत वैल्यू। एक्सपेक्टेशन का मतलब ये एवरेज होता है। तो जब हमने एवरेज लिया पी पॉजिटिव का, जो मोमेंटम इधर से इधर चला था पार्टिकल, वो था एन पाई एच अपॉन एल, एन पाई एच कट अपॉन एल, और इधर से इधर आया तो माइनस एन पाई एच कट अपॉन एल। और एवरेज कैसे लोगे? सदा एवरेज ऐसे लिया जाता है कि औसत कर देते हैं। दो फिजिकल पैरामीटर हैं, उनका औसत लेना है तो दोनों का सम करें, बाई 2 कर दें। यहां पे मोमेंटम क्या है? पी पॉजिटिव और पी नेगेटिव, दोनों का एवरेज कैलकुलेट कर लें। कैलकुलेट हो गया। अब आपको सीखना क्या आता है यहां? अगर यहां से आप प्रयास करें सीखने का, तो यहां से आप देखेंगे कि आप अनसर्टेनिटी मोमेंटम कैलकुलेट कर पाएंगे। इसका स्क्वायर किसके इक्वल है बच्चों? पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन माइनस एक्सपेक्टेशन पी का स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम का स्क्वायर, जो मैं शुरू में बता चुका था। मुझे उम्मीद है ये यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा था इस रिजल्ट को, ये इस रिजल्ट को मैं यहाँ यूज कर रहा हूं। तो देखें यहां से क्या वैल्यू हमें मिली बच्चों। यहां से हमें अनसर्टेनिटी जो मोमेंटम में होगी उसकी वैल्यू मिलेगी। ये तो 0 ही हो गया। और ये वैल्यू कितनी हो गई? एन स्क्वायर दिस इज विल बी दी वैल्यू। क्यों? ये तो हमारा 0 हो गया और ये वैल्यू इसे यहां से ये उठा लिया और उसकी पावर हाफ हमने यहां से स्क्वायर रूट भी निकाल लिया और इसका मैग्नीट्यूड केवल हमने ले लिया। क्या लिया है? मैग्नीट्यूड, क्योंकि प्लस माइनस में आएगा, ये दोनों पॉसिबल होगा मैग्नीट्यूड। और डेल एक्स हमने कैलकुलेट किया हुआ था, यहां पे भी प्लस माइनस में आएगा ये भी, क्योंकि पावर हाफ में था। देखें ध्यान से, तो यहां से डेल एक्स की वैल्यू कितनी थी? डेल एक्स की वैल्यू थी हमारी एल स्क्वायर अपॉन 12 माइनस एल स्क्वायर अपॉन 2n स्क्वायर पाई स्क्वायर, और इस पूरे की पावर हाफ। एक रिजल्ट हमारा ये हो गया, एक रिजल्ट हमारा ये हो गया। दोनों का कर दें बच्चों मल्टीप्लिकेशन। क्या करें? मल्टीप्लाई कर दें इन दोनों रिजल्टों को। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन हमने कैलकुलेट कर ली। अनसर्टेनिटी मोमेंटम में कैलकुलेट कर ली और दोनों का प्रोडक्ट कर दो। क्या आया? जो आया वो मुझे बताओ है क्या हमें मिल रहा है। डेल एक्स और डेल पी, इसकी वैल्यू कितनी आई बच्चों? एन पाई एच कट अपॉन एल और एल स्क्वायर अपॉन 12 माइनस एल स्क्वायर अपॉन 2n स्क्वायर पाई स्क्वायर, और इसकी पूरे की पावर हाफ। यही तो रिजल्ट आएगा। देखो कंपटीशंस की दुनिया में बच्चों यहां पे क्वेश्चनों की भरमार है। क्या आ सकता है उसको सुने और क्या आ चुका है। अगर अनसर्टेनिटी पोजीशन पूछता है तो आप आंसर मार्क करेंगे L/2। पोजीशन में अनसर्टेनिटी क्या मार्क करेंगे? L/2। यह है या कुछ और? नहीं, ये L/2 पोजीशन में अनसर्टेनिटी नहीं है, ये एक्सपेक्टेशन x है। पोजीशन का एक्सपेक्टेशन औसत वैल्यू, वो L/2 मार्क करेंगे। जो हमारे पास में पोजीशन का स्क्वायर है उसका एक्सपेक्टेशन अगर हमसे पूछता है तो ये आंसर मार्क करेंगे। और अगर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन पूछता है तो कौन सा आंसर मार्क करेंगे? दिस वन। तो 3 क्वेश्चन तो देखो यही कंपटीशंस के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दिस वन और दिस वन। 3 रिजल्ट जिन पे क्वेश्चन रेगुलर पूछे जाते हैं। गेट बाय पॉइंट। और 3 के साथ साथ 3 क्वेश्चन फिर इसके करस्पॉन्डिंग आएंगे हमारे मोमेंटम के। मोमेंटम में क्या कि अगर वो कहता है कि एक्सपेक्टेशन पी कितना होगा पार्ट लेने बॉक्स में, 0 आंसर मार्क करें। पी स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन पूछता है, इसे मार्क करें। और अगर अनसर्टेनिटी किसमें पूछता है? अनसर्टेनिटी हमसे पूछता है, किसकी पूछेगा? मोमेंटम की। तो हमारे पास आंसर क्या हो गया? दिस वन।
तो एक रिजल्ट ये इंपॉर्टेंट हो गया, एक रिजल्ट हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो गया। इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है P प्लस और P माइनस भी, कि मोमेंटम की जो वैल्यू होंगी वो हमारी P पॉजिटिव में क्या मोमेंटम होगा और P नेगेटिव में क्या होगा। फिर अगर अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट हमसे पूछता है तो अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट हमारा ये होगा, दिस वन। अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट भी पूछ सकता है, मैग्नीट्यूड पूछ सकता है अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट का क्या होगा। और मैग्नीट्यूड मैंने क्यों किया है कि जब हमने स्क्वायर रूट लिया है तो उसमें प्लस माइनस क्या ना करके रूट हमने क्या ले लिया है, प्लस ले लिया है। अगर हम माइनस माइनस भी लेंगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस बना देंगे। तो हमारे पास क्या है कि जब हम इसमें अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट ले रहे हैं तो हम प्रोडक्ट में प्लस माइनस नहीं देख रहे, उसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, उसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है। यहां से अगर आप ध्यान दे रहे हो इस रिजल्ट से देखें बहुत ध्यान से कि इसकी वैल्यू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को कैसे वेरीफाई करता है ये रिजल्ट। तो यहां से देखेंगे ये एल स्क्वायर था, पावर हाफ में जाओगे तो एल तो कट ही जाएगा। देखें क्या बना ये, यहां से मैं रब कर दूं, कुछ पूछना चाहें इसके ऊपर तो मुझे बताएं, कोई रिजल्ट ऐसा है जो नहीं पता चला हो। इनका डेरिवेशन में लॉन्गर ऑन दूंगा, काफी डिटेल डिस्कशन दूंगा, हालांकि मैंने पुरानी वीडियो में दे रखा है, वहां से आप देख सकते हैं, नहीं तो आगे जो मैं वीडियो ये सीरीज शुरू की हुई है उसमें मैं डिस्कस करूंगा इसे। तो इसे मैं रब करता हूं, कुछ पूछना चाहें तो बताएं जल्दी से। पार्टिकल इन बॉक्स का जो मतलब है वो ये है कि एक पार्टिकल है और पार्टिकल्स दो वॉल्स हैं, दीवारें, और वो ऐसी हैं कि वो ऐसी जगह कि वहां से पार्टिकल नहीं निकल पा रहा है, और उसमें आपने क्या किया, उस पार्टिकल को छोड़ दिया है बॉक्स के अंदर। तो उसके लिए क्या पूछता है, उसके लिए वेव फंक्शन पूछता है, उसके लिए वेव फंक्शन के अलावा एनर्जी आइगन वैल्यू पूछता है, और एनर्जी आइगन वैल्यू के साथ साथ उसके पर्टिकुलर एप्लीकेशंस पूछता है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का ये होता है कि जब हम वेव फंक्शन लेते हैं पार्टिकल इन बॉक्स का, तो उसका वेव फंक्शन जो हमें मिलता है वो मिलता है √2/L sin n πx/L। तो वहां से क्या आता है, ये आता है कि जब पार्टिकल बॉक्स के अंदर होता है तो क्लासिकल मैकेनिक्स तो हमसे ये कहती है कि पार्टिकल का वेव फंक्शन कुछ भी नहीं होता, बल्कि पार्टिकल की हर जगह पाए जाने की प्रायिकता समान होती है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स वहां पर हमसे ये कहती है कि जब पार्टिकल बॉक्स के अंदर होता है तो वो पार्टिकल के पाए जाने की प्रायिकता डिफरेंट पॉइंटों पे डिफरेंट होती है। तो वहां पे एक क्वांटम नंबर इंट्रोड्यूस होता है, जिसे मैं एक लेक्चर में डिस्कस करूंगा कि कैसे क्वांटम नंबर आया। वैसे तो मैं पहले भी वीडियो में डिस्कस किया है मैंने कि क्वांटम नंबर का क्या सिग्निफिकेंस है। एक वीडियो तो मैंने इस पर ही बनाई है कि जहां मैंने चारों क्वांटम नंबरों पर डिस्कशन दिया है, कि जहां बताया एन का क्या सिग्निफिकेंस है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का, एल का क्या सिग्निफिकेंस है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर का, एम एल का क्या सिग्निफिकेंस है मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर का, और एम एस का क्या सिग्निफिकेंस है। नहीं, एटम में नहीं होती क्वांटम नंबर, तो जो हमारा क्वांटम मैकेनिक्स है वो पूरी की पूरी क्वांटम नंबर पे ही बेस है। अगर मुझसे पूछा जाए तो जैसे ही हम एल बोर थ्योरी को अप्लाई करते हैं और लिखते हैं कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिटों में घूमता है जिनमें उनका एंगुलर मोमेंटम NH कट होता है, तो वहां पे n इंट्रोड्यूस हो जाता है, उसको हम n को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही कहते हैं। तो खुद ही क्वांटम मैकेनिक्स का डेवलपमेंट क्वांटम नंबर पर बेस है। और वो क्वांटम संख्या का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं होता कि आर्बिट्री तौर पे कोई पार्टिकल कहीं भी मूव कर जाएगा, बल्कि वो क्वांटम नंबर तय करती है कि पार्टिकल कहाँ कहाँ किस क्वांटम नंबर में उसके पाए जाने की प्रायिकता कैसे कैसे वेरी करेगी। तो क्वांटम मैकेनिक्स काफी ब्रॉड कंसेप्ट है, ऐसा नहीं है कि ये एकदम से पता चलेगा। लेकिन जब मैं पार्टिकल इन बॉक्स पे प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि है तो मैंने रिजल्ट यूज कर लिया है, वो रिजल्ट भी मैंने क्यों यूज किया, क्योंकि मैं चाहता था कि पार्टिकल इन बॉक्स में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हम लगाएं। एक प्रॉब्लम हमें ऐसी ऑप्ट करनी थी, मेरे पास बहुत सारी प्रॉब्लम थी जिन्हें मैं ऑप्ट कर सकता था, लेकिन पार्टिकल इन बॉक्स मैंने ये सोच के प्रॉब्लम चूज की क्योंकि बीएससी में ज्यादातर बच्चे पढ़ चुके होते हैं। तो क्या होता है, बीएससी में हम पार्टिकल इन बॉक्स का वेव फंक्शन, एनर्जी आइगन वैल्यू, उनका एवरेज मोमेंटम, ये सब चीजें पहले से कैलकुलेट कर लेते हैं। बीएससी सेकंड में ही ये हमारे यहाँ चलता है यूनिवर्सिटियों में। हालांकि कुछ जगह पे क्वांटम मैकेनिक्स हो सकता है किसी और पर्टिकुलर उसमें पढ़ाई जाती हो, लेकिन हमारे यहाँ जैसे पढ़ाते हैं तो उसमें पार्टिकल इन बॉक्स को काफी डिटेल डिस्कस करते हैं। तो उस एक लेक्चर में बताऊंगा मैं कैसे हमारा ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पिक्चर में आया और क्या इसका सिग्निफिकेंस है। दिया है मैंने पहले भी लेक्चर, कुछ और ब्रॉड में बताऊंगा इस चीज को। तो अब इसमें क्या देखें कि यहाँ अगर इस रिजल्ट में जाके हम कैलकुलेट करने का प्रयास करें, जो मैं रब कर रहा हूँ,
मुझे उम्मीद है कि आप सबने नोट कर लिया होगा। और साथ साथ एक चीज भी इसमें ध्यान रखें जो मेरा मेन फोकस रहेगा इसके बाद, ये विजुअलाइजेशन है मैथमेटिकल किसका, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। ये पार्टिकल इन बॉक्स में हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को देख रहे हैं कि ये वैलिड रहता है या नहीं रहता। तो यहां से हमें पता चलेगा कि हाँ इसकी वैलिडिटी है पार्टिकल इन बॉक्स के अंदर। और चूज मैंने इसलिए की प्रॉब्लम पार्टिकल इन बॉक्स के, थोड़ा सा आइडिया रहता है बीएससी में बच्चे पढ़ते हैं पार्टिकल इन बॉक्स को, तो एक आइडिया उसके बारे में रहता है। तो यहाँ एल को क्या करें बच्चों, एल स्क्वायर से इसको पूरे को क्या कर दें, कैंसिल आउट इसको कर लें, 1 लिख दें। ठीक है, अब देखें कि इनका प्रोडक्ट की जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या हो सकती है। मैं एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि अगर मैं एन को इंक्रीज करता हूं, मेरा क्वांटम नंबर बढ़ता है और बहुत ज्यादा हो जाता है, तो ये टर्म हमारी अगर एन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो इस टर्म का क्या होगा, सिग्निफिकेंस कम होता जाएगा। और एन अगर बहुत लार्ज है तो इस टर्म का सिग्निफिकेंस किसके मुकाबले, इस टर्म के मुकाबले क्या होगा, कम होता जाएगा। तो यहां से जो वैल्यू है वो हमारी कितनी आ जाएगी, बताएं कितनी आएगी वैल्यू। हाँ जी, अगर एन हमारा लार्ज है, मैं देखो क्या चाहता हूं आप समझे, मैं क्या चाहता हूं कि इसकी जो वैल्यू है वो हमारी या तो h/4 से बड़ी होगी या इक्वल होगी। और मुझे उम्मीद है पूरी यहां कि इक्वल भी नहीं होगी, बड़ी ही आएगी यहां। देखें करके, देखें कैलकुलेशन, ये वाली सेकंड टर्म इसका सिग्निफिकेंस कम होता जाएगा। यहाँ एन कहाँ है, और ये वाला एन इस वाले से नहीं, इससे तो इसलिए नहीं कटेगा, मेरी बात ध्यान से सुनो, इसका इसलिए नहीं कटेगा कि ये 1/n² में आ रहा है और यहाँ पे एन है नहीं, तो आप एन को बाहर नहीं ला सकते। दोनों में अगर n स्क्वायर यहाँ होता तब तो कैंसिल आउट हो जाता, तब तो सर ये वाला तो अंदर भेज सकते हैं ना, नहीं, मैं तो एक चीज कहता हूं, चलो आप ऐसा कर लेते हो, पहले एन की वैल्यू को लार्ज मत रखो, ऐसा कर लेते हो एन को 1 रख लो। हम देखते हैं कि n=1 में देखें कि अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट हमारा कितना बन रहा है। सबसे सिंपल प्रॉब्लम तो यही होगी, n=1 ले लें, देखिए क्या आई वैल्यू, डेल एक्स डेल पी n=1 के लिए कितना होगा। देखो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि पार्टिकल इन बॉक्स के अंदर जो हमारी पहली स्टेट है उसके लिए अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती है। कॉम्पिटिटिव दुनिया के लिए क्वेश्चन है ये, ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं कंपटीशन में। तो ये रिजल्ट हमने निकाल दिया, इसमें पूरे में क्या कर दें, एन की वैल्यू को 1 रख दें, तो πh/L आ रहा था, एल तो कैंसिल आउट ही हो गया था यहाँ, ये एल स्क्वायर जैसे ही बाहर आया था तो एक पूरा कैंसिल आउट है। उसके बाद क्या आया बच्चों, 1/12 माइनस 1/2π² और इसकी पूरे की पावर हाफ। इस वैल्यू को इवेल्यूट करके बता दो, ये तो कैलकुलेशन तुम्हें करनी पड़ेगी, जो भी इसकी वैल्यू आ जाए उसे बता दो कि इसकी वैल्यू इतनी आती है, और फिर से बता दो कि ये जो वैल्यू है हमारी वो h/4π, ये इनका जो प्रोडक्ट है ये वैल्यू h/4π, इनका दोनों का प्रोडक्ट h/4π से ज्यादा आ रहा है। समझ पाए क्वेश्चन। अगर इसी को फिर वो n=2 के लिए कहता है कि n=2 के लिए देखें प्रोडक्ट क्या है, तो इस एक्सप्रेशन में n को 2 रख दो। मुझे नहीं पता कौन सी स्टेट के लिए पूछा जाता है, लेकिन आप क्या करें, क्वेश्चन बनाते रहें कि अगर वो ग्राउंड के लिए पूछता है तो हमारा आंसर ये होगा। हो सकता है आंसर में हमें ऐसी वैल्यू लिख के आंसर दे दे, ये नहीं पता हमें, या इसके एवोल्यूशन को कैलकुलेशन करा कर तब आंसर दे। तो आप दोनों तरीका से तैयार रहें और ये दिखा दें कि निश्चित तौर से इसकी वैल्यू h/4π से सदा ज्यादा आएगी। ज्यादा आ रही है, बस यही दिखाना था। और एक चीज जिस पे मैं और फोकस चाहूंगा यहां करना, ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, अप्लाइड क्वेश्चन था ये।
मैं पता क्या चाह रहा था, मैं चाह रहा था कि इस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को पार्टिकल इन बॉक्स पे जाके वेरिफिकेशन देखते हैं इसका, कि जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कह रहा क्या पार्टिकल इन बॉक्स के लिए सही कह रहा है। तो रिजल्ट हमारा क्या कह रहा है, सही कह रहा है ये। अब यहां हमारे पास बहुत सारे विकल्प हमें दे सकता है ये, n की वैल्यू 1 पे पूछे, n बराबर 2 पे पूछे। यहाँ पे अगर वो n बराबर 2 पे पूछता है तो यहाँ पे क्या कर देना, इसको पहले जनरली फॉर्मूला इस तरीका से बना लेना, ऐसे डेल एक्स डेल पी, और इसको रिमेंबर भी करके जाना पेपर में। इसकी वैल्यू कितनी, n पाई एच कट अपॉन एल, एल थी तो एल से तो एल कट ही गया था, तो n पाई एच कट 1 अपॉन 12 माइनस अपॉन 2n स्क्वायर पाई स्क्वायर, और इसकी पूरे की पावर हाफ। इस रिजल्ट को रिमेंबर रख के जाना पेपर में। इससे हमें एक फायदा होगा कि किसी भी n के लिए अगर ये पूछता है कि अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट कैलकुलेट करें, तो हम बस इसमें वैल्यू पुट कर देंगे और सॉल्व कर दे, आंसर बता देंगे। तो 7 से 8 चीजें फिर से इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट कि अगर एक्सपेक्टेशन x पूछता है, पोजीशन का एक्सपेक्टेशन पूछता है, पार्टिकल बॉक्स में l/2 मार्क करें। एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन पूछता है, दिस वन मार्क करें, l²/3 माइनस l² अपॉन 2n² पाई स्क्वायर। अगर हमसे अनसर्टेनिटी इन पोजीशन पूछता है तो यहां से आंसर मार्क करें, दिस वन। और अगर हमसे पूछता है मोमेंटम में अनसर्टेनिटी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो एक्सपेक्टेशन p को 0 याद रखें, एक्सपेक्टेशन p² को एनर्जी के एक्सप्रेशन से सीधा यूज कर लें, और दोनों का अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट वो ऑलवेज याद रखें। और यहां से हमें दिखाना क्या था कि इन दोनों का प्रोडक्ट ऑल द टाइम h/4 पाई से ज्यादा आ रहा है। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का वेरिफिकेशन यहां से हमें सिंपली मिल रहा है मैथमेटिकली। अब आप थोड़ा डीप में जाना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि यहां से खत्म हो गया ये, तो इस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को आप जाके हार्मोनिक ऑसिलेटर पे वेरीफाई करें, हाइड्रोजन एटम के केस में वेरीफाई करें, तो कहीं ना कहीं सबके रिजल्ट्स जो है वो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को सेटिस्फाई करते नजर आएंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि क्वांटम मैकेनिक्स का ये बैकबोन है और हर सिस्टम्स सब्जेक्टेड टू द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ईच एंड एवरी रिजल्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। मुझे उम्मीद है कि इस बात को आप समझे होंगे। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे एक चीज का सहारा लिया है, वो इसलिए क्योंकि पार्टिकल इन बॉक्स मेरा टॉपिक नहीं था पढ़ाने का, लेकिन पार्टिकल इन बॉक्स पे अप्लाई करने का था कि इसको मैं समझाऊं, क्योंकि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का मुझे वेरिफिकेशन देना था एक उससे, तो मैंने कुछ रिजल्टों को क्या किया है, डायरेक्ट वहां से यूज कर लिया है। पार्टिकल इन बॉक्स पे मेरी कई सारी वीडियो ऑलरेडी हैं, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, सब पे मैंने काफी अप्लाइड प्रॉब्लम डाली है। तो आप सब लोगों से कहूंगा भी कि वहां से थोड़ा सा इसका आइडिया भी ले लेना, क्योंकि मैंने रिजल्ट जो लिए हैं उनका डेरिवेशन भी दे रखा है वहां पे, तो वहां से मदद ले सकते हो कि रिजल्ट कहाँ से ले लिया सर ने। फिजिक्स पढ़ाते में एक सदा प्रॉब्लम रहती है कि जब आप फिनोमिनाओं को समझा रहे होते हो, तो कई बार फिनोमिनाओं में क्या करना पड़ता है, जहां पे आप होते हो वहां से आगे की फिजिक्स को यूज करना पड़ जाता है। अदरवाइज तो इसे फिर दिखाने में हमें प्रॉब्लम थी कि हम कैसे दिखाएं कि ये अनसर्टेनिटी जो प्रोडक्ट है उसे कैसे कैलकुलेट करें। एक चीज मैं आपसे कहूंगा कि मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरीका के क्वेश्चंस आते रहे हैं पहले भी और आगे भी फर्दर आते रहेंगे, जब क्वेश्चंस इस पैटर्न पर पूछे जाएंगे। अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट पूछ लिया, और आप सदा एक चीज भी ध्यान रखें, क्वेश्चन का फ्रेमवर्क पहले से समझें कि सर ने अब ये क्वेश्चन हमारे लिए कराया हार्मोनिक ऑसिलेटर का, तो आप पार्टिकल इन बॉक्स का कराया तो हार्मोनिक का आएगा तो कैसे करेंगे, हाइड्रोजन एटम का आएगा तो कैसे करेंगे, ये सब चीज हमें पता होनी चाहिए। एक चीज जो मैं थोड़ा सा और आगे तक जाना चाहूंगा इसमें, वो है क्या, एनर्जी को हम एक्सप्रेशन को दो एक्सप्रेशन लिखें, एक एनर्जी का लिखें px²/2m, ये है ट्रांसलेटरी मोशन के लिए एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म। बेसिकली जो h की वैल्यू कम रहती है उसका जो कारण यह है कि जो हमारी फ्रीक्वेंसीज हैं और जो h है उसमें बेसिकली ये रहता है कि जो फोटोन जिस समय चल रहा होता है तो उसकी जो एनर्जी कंटेंट है पर्टिकुलर फोटोन के ऊपर, उसका जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है मेजर तौर पे वो फ्रीक्वेंसी होती है। फोटोन के पास एनर्जी जो है बेसिकली कंपैरेटिवली एक पर्टिकुलर फोटोन पे एनर्जी बहुत ज्यादा नहीं होती, उस वैल्यू को जो फोटोन की एनर्जी को, और फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है तो उसको कोरिलेट करना होता है रिलेशंस। ये तुम्हारा जो E बराबर h जो रिजल्ट है वो बेसिकली इस h की वैल्यू का कम होने का कारण ये है कि जो इसकी फोटोन की, एक पर्टिकुलर फोटोन की एनर्जी कम होती है और फ्रीक्वेंसी यहाँ बहुत ज्यादा होती है। तो उसके चलते क्या होता है कि आपके पास विकल्प एक ही रह रहा होता है कि h की वैल्यू कम से कम हो,
तभी तो ये प्लैंक जो कांस्टेंट है वो बहुत छोटा मिलता है। तो रीजन इसके पीछे कहीं फ्रीक्वेंसी का एनर्जी रिलेशंस के बीच का रिलेशन है, क्योंकि अगर इस रिलेशन को आप देखें तो ये रिलेशन आपसे ये कहेगा कि E/μ जो है वो h है। और क्या हुआ, हमारे पास E बहुत कम है, एक पर्टिकुलर फोटोन की जो एनर्जी होती है वो कम होती है, बीम ऑफ द फोटोन की एनर्जी ज्यादा होती है। जैसे विजिबल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की आप बात करें तो वहां पे आपको पता चलेगा कि जो फोटोन है उसके पास एनर्जी का जो ऑर्डर देखा जाता है एक पर्टिकुलर फोटोन का, वो मैक्सिमम 5, 6, 7 इस तरीका के इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास एनर्जी होती है उस रीजन में। और जो जब हम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं उसके वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग तो C/λ से कैलकुलेट करते हैं। वहां फ्रीक्वेंसी की वैल्यू C/λ में C10⁸ के ऑर्डर का है, और लैम्डा हम जानते हैं विजिबल रेडिएशन में 4000 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का होता है, तो फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हमें मिलती है। तो एनर्जी का कम होना और फ्रीक्वेंसी का ज्यादा होना ये खुद इस प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू को कम कर रहा होता है। तो ये इसका मेजर रीजन है कि प्लैंक कांस्टेंट कम क्यों आता है, क्योंकि कोरिलेशन है बेसिकली, एनर्जी इतनी है, फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर ये है। भाई विजिबल स्पेक्ट्रम हम सब जानते हैं, क्या जानते हैं, म्यू जो होता है वो C/λ होता है, और C हम सब जानते हैं कि इसकी वैल्यू 3 × 10⁸ होती है। अब अगर हमारे पास में सपोज किया ये 3000 एंगस्ट्रॉम का फोटोन है, तो आप क्या करेंगे, 3000 × 10⁻⁻ कितना करेंगे। अब देखें वैल्यू कितनी आ गई फ्रीक्वेंसी की, बताएं कितनी आई बच्चों, इतनी हट जा गई। अब हम इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी निकाल लें, इसके फोटोन की जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी मिलती है फोटोन की, और फ्रीक्वेंसी इस ऑर्डर की मिल रही है, वेवलेंथ हमें ज्ञात है। तो आप क्या कर रहे हैं, एनर्जी को फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करके तो प्लैंक कांस्टेंट आ रहा है। तो रीजन क्या हुआ, फोटोन की एनर्जी का कम होना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में होना, और फ्रीक्वेंसी का बहुत ज्यादा होना, वो तय करता है कि h बहुत छोटा होगा, इसलिए प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू बहुत कम आती है। बात समझ आई। दूसरी बात सुने कि एनर्जी हमारी है px²/2m, पोटेंशियल एनर्जी को हमने 0 लिया है, और एक एनर्जी जो हमारी रहती है वो एनर्जी का एक रिजल्ट होता है 12πω²। ये तो रहती है बच्चों रोटेशनल मोशन में, और ये रहती है हमारी किसमें, ट्रांसलेटरी मोशन में। तो ऊपर यहां लिख सकते हैं दिस इज ट्रांसलेटरी मोशन, और पोटेंशियल एनर्जी को हमने 0 लिया है। ये हमारी रोटेशनल मोशन हो गई। तो ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेशनल मोशन में हमने एनर्जी के एक्सप्रेशंस लिख दिए। अब यहां पे डेल्टा ई निकालें, तो यहां डेल ई क्या होगा बच्चों, एक तरीका से ये समझे वेरिएशन ले रहे हैं हम इसका, तो ये होगा 2px डेल px अपॉन 2m। यही तो आया बच्चों। और हमने क्या किया, 2 से 2 को कैंसिल आउट कर लिया, ठीक। px अपॉन m क्या कहलाएगा बच्चों, vx नहीं होगा ये, px बराबर m इंटू vx होता है। px का मतलब मोमेंटम इन अलोंग x एक्सिस, और vx का मतलब इस एक्सप्रेशन को सब जानते होंगे, px जो होता है वो m इंटू vx होता है। मोमेंटम जो होता है वो मास इंटू वेलोसिटी के इक्वल होता है। तो यहां से px अपॉन m की वैल्यू कितनी आ गई, vx, तो vx डेल px आ गया ये। और vx को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, डेल x अपॉन डेल t, नहीं, चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो यहां से हमें क्या रिजल्ट मिल गया, यहां से रिजल्ट मिला कि डेल ई डेल टी की जो वैल्यू होती है वो हमारी रहती है डेल एक्स और डेल पी एक्स। देखो मैंने कंपटीशंस की दुनिया में यहां से भी क्वेश्चंस को देखा है लगातार। ये यहां पे ये पता चला कि x के करस्पॉन्डिंग px कैनोनिकल कॉन्जुगेट है,
पी एक्स के करस्पॉन्डिंग कैनोनिकल कॉन्जुगेट एक्स है। इन दोनों का प्रोडक्ट जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है, इनका प्रोडक्ट अनसर्टेनिटी इन एनर्जी और अनसर्टेनिटी इन टाइम, इनके दोनों के प्रोडक्ट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। अब यहाँ क्या है, कॉम्पिटिटिव दुनिया में क्वेश्चन कैसे आ जाता है, 3 पैरामीटर में अनसर्टेनिटी बताएगा, इसमें बता दी, इसमें बता दी, इसमें बता दी, इसमें पूछ ली, तो केवल आपको क्या करना है, ये इस फॉर्मूले में सीधी वैल्यू पुट कर दो। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है इस तरीका का कंपटीशन में। क्या कहता है, 2-3 पैरामीटर्स के अंदर वैल्यू बताता है और चौथी वैल्यू कैलकुलेट कर लेता है। तो जब आपके पास ये रिजल्ट आ गया तो आपको फिर दिक्कत नहीं है, केवल इस फॉर्मूले में वैल्यू जाकर पुट कर दो। ये ट्रांसलेटरी मोशन से हम पहुंचे थे इस रिजल्ट पे। अब रोटेशन से आएंगे एक दूसरा रिजल्ट लेके। अभी तो रोटेशन से जाएंगे एक रिजल्ट पे। देखें, अब रोटेशन से शुरू करता हूं कि पार्टिकल रोटेटरी एनर्जी रखता है और केवल उसके पास जो एनर्जी प्रोसेस करता है वो रोटेशनल एनर्जी रखता है। तो रोटेशनल जो एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी, और हम ये मान रहे हैं कि केवल पार्टिकल एनर्जी कैसी प्रोसेस करता है। यहां पे क्या किया था, v को हमने 0 लिया था, पार्टिकल फ्री है। फ्री पार्टिकल का मतलब उसके ऊपर कोई फोर्स, ना अट्रैक्शन का और ना ही रिपल्सन का कोई फोर्स काम कर रहा है। इस केस में हम क्या करेंगे कि जब हम एनर्जी को हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ले रहे हैं तो आई है यहाँ पे क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा हमारा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पे भी हम डेली ले लें, उसी तरीका से वेरिएशन देखें तो डेली हमारा क्या होगा बच्चों, हाफ आई और 2 ओमेगा, और वेरिएशन किस में, ओमेगा में, डेल ओमेगा। ये होगा इसका वेरिएशन, जैसे हम डिफरेंशिएशन में यूज करते थे। तो यहां पे हम क्या करें, 2 से 2 को क्या कर लें बच्चों, कैंसिल आउट कर लें। कर लिया, ध्यान दो, इसके करस्पॉन्डिंग हमें चलना है। तो ये हमारा यहां से क्या बन जाएगा रिजल्ट, आई ओमेगा हमारा क्या होता है बच्चों, एल बराबर आई ओमेगा, नहीं पढ़ा, एल बराबर आई ओमेगा। तो यहां से हम इस रिजल्ट को बेसिकली ऐसे लिख पाएंगे, ओमेगा डेल एल। देखें, एल बराबर आई ओमेगा, आई फिक्स है, तो जैसे जैसे ओमेगा बदलेगा तो चेंज एल में आएगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में, तो वो कितना आ जाएगा, आई डेल ओमेगा। तो डेल एल की वैल्यू यहां पे आ जाएगी हमारी आई डेल ओमेगा। एल तो यहां पे हो गया ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, आई हो गया सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा हो गई हमारी एंगुलर वेलोसिटी। 12th में पढ़ते थे इस फॉर्मूले को, एल बराबर आई ओमेगा। आई हमारा फिक्स है सिस्टम का, जैसे जैसे ओमेगा चेंज होगा ऐसे ऐसे उसका एल बदल जाएगा। तो चेंज हमारा डेल एल किसके इक्वल हो गया, आई कांस्टेंट है, आई इंटू डेल ओमेगा के। इस रिजल्ट में क्या करें, इसे मैं क्या लिख पाऊंगा, आई डेल ओमेगा की जगह पे मैंने डेल एल लिख लिया, चेंज इन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, और ओमेगा को बच्चों में लिख सकता हूं डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। पढ़ा नहीं ये, तो यहां से क्या रिजल्ट आया, डेली डेल टी जो होगा वो हमारा आ जाएगा डेल थीटा डेल एल, या उल्टा भी लिख सकते हैं, वो एक ही बात है। तो यहां से हमारे रिजल्ट्स के आगे ये पैरामीटर्स ध्यान दें, ये पैरामीटर्स इसके इक्वल है। कब, ट्रांसलेटरी मोशन में। रोटेटरी मोशन में ये पैरामीटर इसके इक्वल है। तो अगर आप देखेंगे तो इसको हम इक्वली हम किसके लिख सकते हैं, डेल एल डेल थीटा के। ये हमारी क्वांटिटी जिन्हें मैं बोल रहा था, कल भी मैं लेक्चर में डिस्कस कर रहा था, ये क्वांटिटी हमारी बच्चों क्या कहलाती हैं, एक्शन क्वांटिटी कहलाती है। ये सब क्या है, एक्शन है। और इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहेगा इनका प्रोडक्ट जो होगा वो या तो h/4 के इक्वल होगा लिमिटेड केस में, नहीं तो h/4 से सदा बड़ा होगा। तो अभी के रिजल्ट में अगर आप समझने का यहां से प्रयास करें वो ये है कि ट्रांसलेटरी मोशन में पोजीशन x से तय हुई और करस्पॉन्डिंग मोमेंटा हमारा p हुआ।
रोटेटरी मोशन में पोजीशन हमारी थीटा से तय हुई और उसके करस्पॉन्डिंग मोमेंटा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हुआ। और दोनों के रिजल्टों ने क्या कहा कि जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट ले रहे हैं तब वो एनर्जी और टाइम के जो अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट है उसके इक्वल है, और यहां भी यही आया। तो ये आपस में कोरिलेट रिलेशन हो गया। अब इस पे कंपटीशन की दुनिया में जब भी क्वेश्चन आता है तो उसमें याद रखें 3 पैरामीटर सपोज किया यहां से देता है, ये देता है, ये देता है, ये देता है, ये पूछ लेता है, तो आपको केवल क्या करना है, फॉर्मूलों को आपस में बराबर कर देना है और वहां से 3 पैरामीटरों की वैल्यू रखो, चौथे पैरामीटर की वैल्यू को क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो 2 एस्पेक्टों पे मैं अभी लेक्चर डिस्कस कर रहा था। एक तो मैं चाहता था कि इस रिलेशन को आपके सामने रखूं कि ये आपस में कैसे कोरिलेट है, और दूसरा मैं ये चाहता था कि जो हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं उसे पार्टिकल ने बॉक्स के ऊपर जाके उसको हम क्या करें, उसका वेरिफिकेशन देखें कि पार्टिकल ने बॉक्स पर वो कैसे अप्लाई होता है। अब इसके 2 डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स और होंगे जो हमें भी आगे पढ़ने, उसमें क्या है कि अब हम देखेंगे कि इसका एक्सपेरिमेंटल विजुअलाइजेशन कैसे करते हैं। एक चीज मैं सदा बताना चाहूंगा, आप कैसे सब्जेक्ट को समझें। सब्जेक्ट को एक चीज मैं ये भी बताने की कोशिश कर रहा था कि जब हम डेल्टा का मतलब पढ़ते हैं, अनसर्टेनिटी का मतलब पढ़ते हैं, तो बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन के करस्पॉन्डिंग होता है। हमें बहुत सारे स्टूडेंट ये नहीं समझ पाते कि इस डेल एक्स का मतलब क्या है। तो मेरी कोशिश ये थी कि इसका जो मतलब है उसका स्क्वायर हम करें। तो इसका सबसे मेन मतलब यह है कि पहले हम इसका एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन निकालें और फिर क्या करें, एक्स का एक्सपेक्टेशन का स्क्वायर करें। ये हमारा जो अनसर्टेनिटी है वो पोजीशन की अनसर्टेनिटी के स्क्वायर के बराबर है, ये क्वांटिटी। और अगर हम इसमें अनसर्टेनिटी निकालना चाहते थे तो इसकी पावर को हाफ करें। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंटों को यही नहीं पता चलता कि ये वास्तव में डेल एक्स का मतलब क्या है, मतलब इसका यहां से आता है। और फिर क्या करें, इसके ऊपर जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसे जगह जगह अप्लाई करके, जगह जगह अप्लाई का मतलब जो हमारे वेल नोन सिस्टम्स हैं, वेल नोन सिस्टम्स में हम 3 या 4 सिस्टम्स ऐसे लेते हैं जिन्हें हम वेल नोन कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण होता है पार्टिकल इन ए बॉक्स, क्योंकि सबसे पहला जो एप्लीकेशंस क्वांटम मैकेनिक्स का हम करते हैं वो पार्टिकल इन ए बॉक्स पर करते हैं। फिर हमारा होता है इंपॉर्टेंट हार्मोनिक ऑसिलेटर, हार्मोनिक ऑसिलेटर पे अप्लाई करके देखते हैं। और फिर होता है हमारा हाइड्रोजन एटम। मैं थोड़ा थोड़ा आइडिया दूंगा, अभी इसे डिटेल डिस्कशन में दूंगा कि उन पे भी हम कैसे अप्लाई करें। और फिर क्या करें, फिर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे ये भी सोचें कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस क्या आ सकता है। तो अभी हमारे 2 एस्पेक्ट जो अभी इसमें बचे हैं, जो मैं आगे डिस्कस करने जाऊंगा, वो एक एस्पेक्ट बचा है कि प्रैक्टिकली इसको कैसे देखें, कि प्रैक्टिकली कैसे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को विजुलाइज करें। और एक एस्पेक्ट इसका हमारा क्या बचेगा, एक एस्पेक्ट हमारा इसका बचेगा नेक्स्ट वाला, वो होगा इसका एप्लीकेशंस क्या होगा। इसमें इस जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की फिजिक्स है ये हमें पढ़नी होगी कि इसने फिजिक्स में किन किन फिनोमेनाओं को सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया है और किस लिमिटेशंस में एक्सप्लेन किया है। वो मेरा लेक्चर का नेक्स्ट स्टेप्स होंगे। तो अभी इस वीडियो में तो मैं केवल यही सब चीज़ें डिस्कस करूंगा जो मैंने अभी ये कंसेप्ट डिस्कस किए हैं। आगे वाली जो वीडियो में वो 2 चीज़ें इसका मैं लेकर चलूंगा, एक डिस्कशन दूंगा एक्सपेरिमेंटल विजुअलाइजेशन और दूसरा करूंगा इसका एप्लीकेबिलिटी, कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की एप्लीकेबिलिटी क्या है, कहाँ कहाँ इसका क्या सिग्निफिकेंस रोल है। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे जो कंटेंट है उसे देखते रहें और मैं नेक्स्ट वीडियो इस पर आगे अपलोड करने जा रहा हूँ, तो उन्हें लगातार देखते रहें और कंटेंट को लगातार शेयर भी करते रहें। थैंक यू।